हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम क्लास 10 का न्यू कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जिसका चैप्टर नंबर 14 पहला चैप्टर है। ठीक है, अब 14 क्यों है यहाँ पर? क्योंकि आप क्लास 9 के अंदर 13th चैप्टर तक पढ़ के आ चुके हैं और उसके बाद 13 के आगे 14 ही बनता है। तो क्लास 10 के अंदर आप 14 से लेकर ऑनवर्ड्स 26 चैप्टर्स तक पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 14 जिसका पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक का नाम तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पहला टॉपिक हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है। इंट्रोडक्शन किसका दे रहा है? सॉलिड के बारे में, गैस के बारे में, लिक्विड के बारे में, बस इनके बारे में दे रहा है। अब जो कुछ इंट्रोडक्शन में इसमें लिखा हुआ है ना, आपने अगर ये मेरे से ध्यान से समझ लिया ना, एक एक बात, एक एक चीज, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, हर हर लाइन में हर हर वर्ड उसका क्लियर करूंगा। कोई कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा जो कि मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, हर चीज क्लियर करवाऊंगा। आपने बस ईमानदारी से मेरा लेक्चर पूरा सुनना है। जब आप ये लेक्चर पूरा सुन लेंगे तो आप खुद अपने आप को एक इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि ना तो सिर्फ आपको खुद समझ आएगा बल्कि आप अपने दोस्तों को भी पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है सारा कुछ और मैं ईच एंड एवरीथिंग कवर करवाऊंगा आपकी इस टॉपिक के अंदर। लेक्चर अगर बड़ा हो भी जाता है ना तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से लेक्चर सुन लेते हैं तो फिर आपका ही फायदा होगा इसमें। इस तरह अगर आपने सुनना है ना कि 5-7 मिनट सुना और छोड़ के चले गए तो इससे आपका बहुत नुकसान होने लगा है, ठीक है। बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर भी, आप जहाँ अकेडमी स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर भी बहुत टीचर्स मिल जाएंगे आपको जो आपको 5-10 मिनट के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, कहेंगे बस हो गया काम खत्म। लेकिन मेरा तरीका ये नहीं है। क्लास 9 में आपने मेरे से लेक्चर्स लिए हुए हैं, वहां पर आपको आइडिया होता है कि मैं थोड़ा सा भी टॉपिक अगर होता है ना उसको डेप्थ में ईच एंड एवरीथिंग, जितना नॉलेज मेरे पास है ईमानदारी के साथ मैं उतना ही नॉलेज आप तक ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ। तो बस ध्यान से सुनना है और फिर उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय करोगे। मैं इसमें बहुत ना मजे मजे की चीजें भी दिखाऊंगा आपको, आपको डिफरेंट पिक्चर्स भी दिखाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सिमुलेशंस भी दिखाऊंगा आपको इसमें ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहली लाइन हमसे कहती है कि मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स नेम गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। आपको अगर याद हो कि आपने क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 है, वहां पर आपने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वहां पर आपने सॉलिड के बारे में भी जाना था, लिक्विड के बारे में भी, गैस के बारे में भी, तो प्लाज्मा के बारे में भी। तो थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन देता हूं आपको इनके बारे में कि ये क्या होते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड की तो ये एक बड़ी प्यारी सी इमेज है, ये मैंने आप लोगों के लिए रखी है। अब आप यहां पर देखें कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है उनकी, आपस में वो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें लिक्विड पार्टिकल्स की, फिलहाल ये इमेज देख लो, इसके बाद मैं आपको इसकी सिमुलेशन भी दिखाऊंगा कि किस तरह सॉलिड पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज रखते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड पार्टिकल्स वेल डिफाइंड तो नहीं होते, ठीक है, वो वेल डिफाइंड नहीं होते सॉलिड की तरह, लेकिन वो शेप ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड है ना उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं और वो स्लाइड भी हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस तो बहुत सिंपल सी बात है कि गैस पार्टिकल्स की कोई डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री नहीं होती, ठीक है, और गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं ईच एंड एवरी डायरेक्शन में। अभी आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस किस डायरेक्शन में मूव करते हैं और किस तरह की, कितनी तरह की इनके अंदर जो है ना मोशंस होती हैं, ये सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन आप जनरल कॉन्सेप्ट एक ज़हन में बैठा लो कि क्या फर्क है। सॉलिड के पार्टिकल्स वेल डिफाइंड होते हैं, आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड तो नहीं होते, लेकिन वो स्लाइड कर सकते हैं और कंटेनर के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। वही बात होगी अगर आप पानी को एक प्याले में भरोगे, प्याला होता है ना, चौड़ा सा होता है, प्याले में भरोगे तो पानी प्याले के अंदर फैल जाएगा पूरी तरह से। और आप उसी पानी को अगर छोटे से गिलास के अंदर, ठीक है, छोटे से एक लंबे गिलास में अगर आप पानी को भरोगे तो वो पानी आपको लंबा फील होगा, क्योंकि वो जिस तरह का कंटेनर आप ले रहे हो, जिस तरह का आप गिलास या प्याला ले रहे हो जहां पर वो पानी अरेंज हो रहा है, तो वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेगा, ठीक होगी ये बात ये। लेकिन सॉलिड के केस में ये नहीं है। आप खुद देखो, अगर आपके पास कोई ईंट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, ईंट को अगर आप प्याले में रखो तो वो वहां पर भी उसी तरह की शेप शो करेगी एज कंपेयर टू अगर आप उस ईंट को उठा के जो है ना किसी गिलास में डाल दो, ठीक है। वो हिलेगी तो नहीं ना, कंटेनर के हिसाब से अपने मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट तो नहीं ना कर लेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो तो उसी तरह अपनी शेप शो करेगी जिस तरह उसकी शेप है, चाहे आप उसको कहीं पर भी ले जाओ, कहीं पर भी रख दो। और गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को एक जगह पे फिक्स नहीं रखते हैं बल्कि रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी गैस पे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, हर हर चीज आपको क्लियर करवाऊंगा गैस की, लेकिन जस्ट यहां पर हमने ओवरव्यू लेना है। अच्छा, फोर्थ स्टेट हमारे पास जो बुक ने हमें कही हुई है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में देखो, प्लाज्मा एक्चुअली होते क्या चीज है।
ये इमेज जो हमें शो कर रही है ना, आप बस यहाँ गौर करना, यहाँ पर आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, आप आइंस कह लो, आइंस बोल लो, ठीक है, आइंस बेहतर रहेगा। पॉजिटिवली चार्ज आइंस नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, ये पार्टिकल्स आपको ये ब्लू ब्लू कलर के ये अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ना। अब ये क्या हुआ भाई, अब ये सुनो, जब गैस हमारे पास, जब गैस के मॉलिक्यूल्स, इन पर हम इतनी हीट अप्लाई कर दें, ठीक है, हीट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर हीट एनर्जी हो सकती है जो कि सनलाइट, ठीक है, सनलाइट या फिर सन के ऊपर इटसेल्फ, सन के ऊपर इटसेल्फ जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है वो भी हो सकती है। अब वो जब गैस के ऊपर जब हीट पड़ती है तो क्या होता है कि वो हीट जो है ना वो गैस के मॉलिक्यूल्स से टकराती है और उस गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट कर देती है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो अगर फर्ज करो आप यहां पर देखो, मेरे पास एक ये गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी डालता हूं, ठीक है, फर्ज कर लो मैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी डालता हूं, तो ये इतनी जोर से इस पार्टिकल को, इस मॉलिक्यूल ऑफ गैस पे इतनी जोर से स्ट्राइक करेगी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर से उसका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देगी। आगे ये बात समझ। अब हुआ क्या है कि गैस मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर किसी के अंदर से, किसी मॉलिक्यूल के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। हो रही है बात क्लियर? मैंने बोला कि जब हम हीट अप्लाई करते हैं किसी भी गैस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो हीट अगर बहुत ज्यादा है तो वो करेगी क्या, वो गैस मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देगी, निकाल बाहर कर देगी, और जब किसी भी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज साइन आ जाता होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास एक हो गया प्लाज्मा जनरेट, ठीक है, प्लाज्मा इसी तरह जनरेट होता है जब आप गैस मॉलिक्यूल्स को इस तरह हीट कर दें, इस कदर हीट कर देते हैं क्या उसके अंदर से आप इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट कर लें, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे चैम्बर के अंदर या कंटेनर के अंदर, जिस तरह ये कंटेनर बनाया हुआ है, और साथ साथ जो पॉजिटिव चार्ज आइंस जो कि गैस मॉलिक्यूल अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो गया, वो पार्टिकल यहां पर रह जाते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये एक्चुअली आप समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नॉकआउट हुए हैं, तो ये प्लाज्मा जनरेट हो गया। और प्लाज्मा जब ये सिस्टम हो जाता है ना, उसके बाद जो है ना इसके अंदर से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस इसके अंदर यूज की हुई है। अगर आप नियॉन यूज करते हैं, आप आर्गन यूज करते हैं, आप जो भी गैस यूज करते हैं, तो वो प्रोसेस सबका सेम होता है कि आप बाहर से उसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने के अंदर से उन मॉलिक्यूल ऑफ गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए हैं, और जो है ना पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स अब हमारे चैम्बर के अंदर आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं। मॉलिक्यूल्स कहां से आए हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके अंदर से तो फिर क्या होगा, तो फिर वो मॉलिक्यूल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स, और हमारे पास साथ में हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये सब मिलके ना एक लाइट जनरेट करते हैं, रोशनी जनरेट करते हैं, जो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा लाइट, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्लाज्मा का सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आपको मैंने समझा दिया है। आगे चलते हैं बुक की तरफ। अच्छा, मजीद 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 देख लो, बड़े मजे की चीज दिखाता हूं मैं आपको एक और। सॉलिड लिक्विड गैस किस तरह अपने आपके मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं उनके। यहाँ देखो जी कितने मजे की चीज है। अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, वाटर जब सॉलिड स्टेट में है तो देखो उसने किस तरह अपनी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री अरेंज की हुई है। लेकिन एक चीज आप नोट कर रहे हो कि ये अपने आप को अरेंज तो किया, वैसे इधर उधर भाग नहीं रहा ये, लेकिन ये इसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं। हाँ जी, ये याद रखना कि सॉलिड जो है पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, आपस में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इधर उधर घूमते फिरते नहीं है। अगर हम अभी फिलहाल ये वाटर है ना, यानी कि आइस की फॉर्म में है, अगर इसी को हम लिक्विड की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में ले जाएं तो फिर क्या होगा, देख लो आप जरा। पानी की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स थोड़े इधर उधर घूम फिर तो रहे हैं, लेकिन सॉलिड की तरह चिपके हुए नहीं है आपस में। अगर हम गैस की बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर जहां दिल चाह रहा होता है इनका टकरा रहे होते हैं। अगर हम बात करें नियॉन की एग्जांपल ले लो, नियॉन जब गैसेस फॉर्म में है तो ये किस तरह इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर टकरा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। और जब वो लिक्विड फॉर्म में है तो देखो आप गैस की तरह फ्रीली तो नहीं है और सॉलिड की तरह एक जगह पैक्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़े बहुत आगे पीछे घूम फिर रहे हैं, अपने आप को स्लाइड करने के काबिल हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में अब आप देख लो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपने आप की वेल डिफाइंड ज्योमेट्री बनाई हुई है, एक ही जगह पे फिक्स्ड है, और लेकिन एक काम जरूर कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होकर वो वाइब्रेट कर रहे हैं। होगी बात क्लियर सॉलिड लिक्विड गैस का कॉन्सेप्ट? अब तक आपको याद हो गया होगा। आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स की जब प्रॉपर्टीज को डिस्कस, जब 4 स्टेट्स के बारे में पढ़ना था ना, तो सबसे पहले जो डिस्कस की गई है प्रॉपर्टीज वो की गई है गैसेस की, ठीक है। अब किस तरह, इट वाज सजेस्टेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस
फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो ज़ाहिरी प्रॉपर्टीज, ज़ाहिरी जो खुसूसियात है ना किसी भी चीज की, जो कि हमें नजर आ रही होती हैं, वो गैस की स्टडी की गई है, जैसे कि कंप्रेशन या फिर एक्सपैंड होना, कंप्रेस होना या फिर एक्सपैंड होना। अब इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपली मैं समझा सकता हूं इस तरह कि देखो, अगर ना किसी भी कंटेनर के अंदर ना कोई गैस है, अच्छा चलते हैं एक मिनट हम नीचे थोड़ा सा, यहाँ पर ना आप ही की बुक पे एक डायग्राम मैंने देखी थी, बल्कि यहाँ पर अगर आप आए, ये आप ही की बुक है और इसके अंदर ना ये नीचे टॉपिक है चार्ल्स लॉ वाला। चार्ल्स लॉ नहीं समझा रहा यहाँ पर मैं, जस्ट आपने सिर्फ ये देखना है, अब ये जो फायर लगी हुई है ना इसको छोड़ देना बस आपने, ठीक है। जस्ट छोटी सी सिर्फ समझाने के लिए एक बात करूंगा यहाँ पर आप देखें कि कंप्रेस करना, ठीक है, और एक्सपैंड करना जो गैस की एबिलिटी है वो क्या है। यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा पिस्टन लगा हुआ है, अगर मैं इस पिस्टन को जोर से दबाता हूं तो क्या होगा, अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्रेशन ऑफ गैस। अगर मैं ये पिस्टन को कर लेता हूं ऊपर, जिस तरह यहां पर ऊपर हुआ है, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स को मजीद स्पेस मिल जाएगी कि वो मजीद फ्रीली घूम सकें, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स खुले खुले होकर फिरना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये एक्सपेंशन ऑफ गैस, आप इस तरह कह सकते हो, यानी कि गैस का एक्सपैंड होना। इसको मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझा सकता हूं आपको। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ना, आप दुकान पे गए हैं, घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना सब गैस के लिए, जिनके घर में गैस नहीं है वो करते हैं, यानी कि मुझे पता है इस चीज का। तो देखें, आप एक सिलेंडर लेके गए हैं किसी दुकान पे, आपने इसको कहा कि यार इसके अंदर 1 किलो गैस भर दो। आपका जो सिलेंडर है ना वो बड़ा वाला सिलेंडर है जिसके अंदर 15 किलो गैस आ सकती है, ठीक है। आप जब उसके पास लेके जाएंगे अपना 15 किलो कैपेसिटी वाला सिलेंडर, उसके अंदर आप 1 किलो गैस भरवाओ, तो वो 1 किलो गैस पूरी फुली जो है ना कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी और उसके मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से ना घूमते फिरते रहेंगे। लेकिन आपको पता है यार मेरा कंटेनर जो है ना 15 किलो गैस स्टोर कर सकता है, तो मैं एक काम करता हूं, अपने सिलेंडर को ना कंप्रेस करता हूं। अपने सिलेंडर को मैं क्या करता हूं, कंप्रेस करता हूं, जिस तरह ये यहां पर कंप्रेशन हुई है। अपने सिलेंडर को आप कंप्रेस करेंगे, ऊपर से पिस्टन लगा के दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, तो जो 1 किलो गैस है ना, वो जो पहले फ्रीली घूम रहे थे उसके मॉलिक्यूल्स, अब वो क्या करेंगे, एक ही जगह पे आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं कि गैस कंप्रेस भी हो सकती है और गैस एक्सपैंड भी हो सकती है। होगी ये बात क्लियर? अब तीसरी उसने फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी हमें, किसकी? डिफ्यूजन की। तो आप ही की बुक में आगे टॉपिक है डिफ्यूजन का, उसको समझ लेते हैं हम। ये देखो जी, गैस डिफ्यूज किस तरह होती है। यहां पर आप देखें कि यहां पर हमारे पास इसको अगर आप देख लें, यहां पर एक ही जगह पे ना गैस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हैं। यहां पर ना उसने स्टॉप कॉक लगाया हुआ है जिसने इसको गैस मॉलिक्यूल्स को रोका हुआ है कि वो कहीं और ना जाएं, ठीक है। जैसे ही हम इसको खोल देंगे, ठीक है, लिखा है ना स्टॉप कॉक ओपन, जैसे हम इसको खोल देंगे तो गैस ना एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना शुरू कर देगी। अब जब ये हो रहा है, हमने इसको जगह दे दी, गैस मॉलिक्यूल को जगह दे दी कि भाई तू फ्रीली घूम ले, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूज होना या फिर किसी के अंदर मिक्सअप हो जाना। इसकी मैं एग्जांपल रियल लाइफ से भी दूंगा आपको। देखो, आप ना एयर फ्रेशनर कमरे के एक कोने पर आप स्प्रे करते हो, आप थोड़ा सा स्प्रे करते हो एक कोने पर, और उसकी खुशबू ना थोड़ी देर बाद ना, आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद जो है ना आपको कमरे के दूसरे कोने पर भी फील होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या हुआ? ये डिफ्यूजन ही तो ही है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे निकले हैं एयर फ्रेशनर के अंदर से, तो वो हवा के अंदर घुले मिले हैं, और वो हवा के अंदर यानी कि हमारे कमरे की जो हवा है उसके अंदर घुल मिल गए हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने ट्रैवल कर लिया। तो गैस की ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो सबसे पहले स्टडी की गई थी, जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस भी कहते हैं। अच्छा, दोबारा चलते हैं ना टॉपिक की तरफ, आगे चलो। could be understood by assuming that these gases consist of particles which are continuously moving randomly। अब हमने ये बात तो देख के आ चुके हैं, हमने सिमुलेशन भी देखी है, वहां पर भी ये बात समझ के आ चुके हैं कि गैस के पार्टिकल्स जो है ना फ्रीली मूव करते हैं। इसी बिना पर वो कंप्रेस भी हो सकते हैं, वो एक्सपैंड भी हो सकते हैं, और वो डिफ्यूज भी हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मजीद अब बोलने की जरूरत है इस बारे में, ये सारी बातें आपने अब समझ ली हैं, ठीक है। दिस आइडिया देन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस। अब हमारे पास इन्हीं सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को बुनियाद बनाते हुए साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी जनरेट की जिसका नाम है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस। इसके ऊपर अब डिटेल डिस्कशन होने लगी है शुरू। तो आपने जो है ना रेडी होना है, मेंटली रेडी होना है। आप लोगों ने बहुत फरमाइश की थी कि सर जिस तरह डिटेल से क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ाई है ना, उसी तरह आप क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ाएं। तो जी मैं आ गया हूँ डिटेल से पढ़ाने के लिए। मैं बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं करूंगा कि 5-10 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक उड़ा दूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। मैंने अपना लेक्चर देना डिटेल से, ईच एंड एवरीथिंग कवर करानी है। जो बच्चा सुन सकता है तो वो प्लीज सुन ले, आप लोगों का ही फायदा होगा।
जो नहीं सुन सकता वो ऐसा करे ना, इसको 2x पे लगा ले या फिर 1.5x पे लगा ले, जल्दी खत्म हो जाएगी वीडियो, कॉन्सेप्ट भी सारे मिल जाएंगे आपको, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी, डबल फायदा। बरल ना करना, आराम से सुनना बस, मैं वैसे ही बहुत तेज बोलता हूँ। आगे चलते हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन ऑल द लॉज व्हिच गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेस। अच्छा, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बनाई तो थी साइंसदान ने गैसेस के लिए, अब ये बताती क्या है, कह रहा है कि सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन कौन से लॉज जो है ना इस पे अप्लाई हो रहे हैं गैस के ऊपर। अभी जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं ना वो अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, मैंने दिखाया भी था आपको नीचे, चार्ल्स लॉ था एक, वहां पर बॉयल्स लॉ था। तो ये जो लॉज है ना वो गैस पे अप्लाई होते हैं। तो ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी सिर्फ हमें यही नहीं बताती बल्कि और कुछ भी बताती है, और वो क्या बताती है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स। ये समझाने, इस लाइन को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा किसकी, आइस की। आइस कन्वर्ट होता है वाटर के अंदर, और फिर वाटर कन्वर्ट होते आगे स्टीम के अंदर, या फिर आप इसको गैशियस फेज ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है सॉलिड, ये हमारे पास है लिक्विड, और ये हमारे पास है क्या, गैस। तो हमें वो ये बता रहा है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जस्ट हमें ये नहीं बताती कि गैस के ऊपर कौन कौन से लॉ, नेचर के कौन कौन से लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, बल्कि हमें ये भी बताती है कि हमारे पास कॉम्पोजिशन, ठीक है, किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, चाहे वो वाटर की स्टेट में, चाहे वो गैस की स्टेट में है, वो कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, किस चीज से मिलकर बना है वो, और जब उनके दरमियान में फेस चेंज हो रहा है तो क्या क्या ऐसा कुछ हो उनके अंदर हो रहा है कि उसका फेस चेंज हो रहा है। अब फेस चेंज क्या होता है ये मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो फेस चेंज वाला लेक्चर आ रहा है अभी, बस आप जस्ट यहाँ पर ये समझ लो कि सॉलिड है ना, सॉलिड जब आपको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, ठीक है, और लिक्विड जब अपने आपको गैस में कन्वर्ट कर रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी फेस चेंज हो रहा है, क्योंकि जो लिक्विड है ना, वाटर लिक्विड की फॉर्म में है, तो लिक्विड अपने आप को गैस की फॉर्म में चेंज कर रही है, तो हमारे पास फेज यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो ये फेस चेंज ये होता है, ये इसको कहते हैं हम। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें ये भी बताती है कि फेस चेंज हमारा किस तरह होता है, और हमें कॉम्पोजिशन भी बताती है मैटर की, ठीक है, कि मैटर बना किससे है। अब ये मैं यहाँ लिख रहा था ना, आइस, वाटर, स्टीम, किससे बना है ये तो बना है H2O से, सिंपल, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, तो ये कॉम्पोजिशन में कॉम्पोजिशन है इसकी, तो ये हमें काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कॉम्पोजिशन भी बताती है। और फेस चेंज आपको समझ आ चुका है यहाँ पर क्या होता है। This is the natural because all three physical states are distinct in their physical properties only while their chemical nature remain the same। यहां पर आप देखें, ये कहता है ये बात कुदरती है, ठीक है, बिकॉज ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट्स, क्योंकि तीनों की तीनों जो फिजिकल स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आर डिस्टिंक्ट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मुख्तलिफ होती हैं लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो सेम होती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हमारे पास तीन चीजें हैं, आइस, वाटर एंड स्टीम, ठीक है, ये तीन चीजें हैं, ये तीन की तीन चीजें जब आइस की फॉर्म में है तो इनके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो वेल डिफाइंड पैटर्न के अंदर हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि वो सॉलिड है, ठीक है, वेल डिफाइंड पैटर्न में है, उनकी डेंसिटी, उनका वॉल्यूम, सब कुछ जो है ना वो अलग है। जब यही अपने आप को चेंज कर रहा है, ठीक है, अब कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ पर आइस की कॉम्पोजिशन क्या है, H2O जो कि पानी की होती है, जब ये लिक्विड की फॉर्म में है तो थोड़ा सा ना इधर उधर घूमता फिरता रहेगा ये, ठीक है, स्लाइड करेगा अपने आप को, लेकिन सॉलिड की तरह फिक्स नहीं होगा। जब ये गैस की फॉर्म में है तो फिर अपने अपनी धुन में ना इधर उधर घूमता फिरता रहेगा ये, सही है। अब इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये H2O है, यानी कि बना किस तरह है, ये बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। लेकिन जब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सॉलिड भी है, ठीक है, सॉलिड है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अब चेंज है वाटर से, ठीक है, आइस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज है वाटर से, और वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज है अपने स्टीम से यानी कि अपनी ही गैस से। अब बात समझ आ रही है ना, जब वो सॉलिड है तो वो उसकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होगी, जब वो लिक्विड है तो उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, जब वो गैस है तो वो इरेगुलरली मूव करेगा तो उसकी ज्योमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं होगी ना भाई, वेल डिफाइंड ज्योमेट्री तो हो ही नहीं सकती उसकी, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि यहाँ पर गैस की शेप क्या है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है सारी और ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक होगी बात, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जब बात करेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तो केमिकल प्रॉपर्टीज सब की सब सेम होंगी, क्योंकि आइस भी H2O से बनी है, पानी भी H2O से बना है, और जब वो पानी कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो वो भी H2O से बना है। ये लिखा हुआ है इसने, वाटर इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स रिमेन केमिकली द सेम कंपाउंड। वाटर जो है किसी भी फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, वो बना है एक ही चीज से है और एक ही कंपाउंड से बना है, और उस कंपाउंड का नाम है H2O। थोड़ा सा मैं गन यहाँ पर रिमूव करता हूँ, फिर उसके बाद हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, यहाँ पर आओ, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस theory, gases are composed of particles which are in the continuous state of random motion in all possible directions। अभी तक तो आपको ये बात मैं क्लियर करके आ चुका हूँ।
कि हम अगर गैसेस की बात करें, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैसेस की हमें ये बताती है कि गैसेस बने हैं पार्टिकल से, विच आर, किन पार्टिकल से, जो कि हमेशा किसी ना किसी रैंडम मोशन में होते हैं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में अपनी ही धुन में घूमते फिरते रहते हैं। देखो ये सिमुलेशन याद है ना आपको, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ गैस की, तो आप खुद देख सकते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही धुन में इधर उधर घूम फिर रहे हैं, जहां दिल कर रहा है उनका वो घूम रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आगे कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। यार ये असल कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है। जब मैं इसको रीड कर रहा था ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैंने भी एक मिनट के लिए यहाँ पर रोका था और मैं हैरान हुआ था कि उन्होंने कितना डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। डिटेल नहीं समझाई उन्होंने, डिटेल मैं ही समझाऊंगा आपको इसकी, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त बात यहाँ पर की है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं बड़ी डिटेल से, तो आप ना बहुत ध्यान से मेरी बातों पे आप ध्यान देना। इस पैराग्राफ के अंदर हमने बहुत जबरदस्त बातें समझनी है, ठीक होगी बात। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। यार ये लाइन हमें ये कहती है कि जो प्रेशर बन रहा है किसी कंटेनर के अंदर, देखो गैस पार्टिकल किसी कंटेनर के अंदर ही होंगे ना। आपने जब गैस भरवानी है किसी सिलेंडर में भरवानी है ना, तो सिलेंडर क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस स्टोर हो रही है। अब जो गैस के पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर हैं, वो गैस के पार्टिकल्स वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे, जिससे प्रेशर जनरेट होता है। अभी अभी के अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके भी दिखाता हूं, ठीक है। चलते हैं हम अपनी सिमुलेशंस की तरफ। अच्छा जी, हमारी बुक ने यह बात बताई है कि जैसे ही हम किसी कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल्स को भरते हैं, और वो गैस के पार्टिकल्स जब वॉल ऑफ द कंटेनर, देखो ये कंटेनर बनाया हुआ ना, इसकी वॉल बनी है, जब वो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं तो अंदर प्रेशर जनरेट होता है। अब हम इसको प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली भी कैसे जनरेट होता है। यहां पर मैं काम करता हूं, मैं एक पार्टिकल, गैस का एक पार्टिकल रिलीज करता हूं। गौर करना है बस अब आपने, मैंने एक पार्टिकल रिलीज किया, ये पार्टिकल हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। प्रेशर नोट करो यहाँ पर 00 एटीएम है, 0.0 एटीएम, ठीक है। प्रेशर कुछ भी नहीं है। अब देखना पार्टिकल जैसे ही कंटेनर से टकराएगा, ये टकराया, प्रेशर जनरेट हुआ, बिल्कुल हुआ, 0.1 एटीएम प्रेशर जनरेट हो गया। मैं मजीद पार्टिकल रिलीज करता हूं, आपने खुद नोट करने, जैसे ही पार्टिकल्स रिलीज होके कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, हमारा ये प्रेशर जो है ना वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा प्रेशर हमारा। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस फिलहाल के लिए। यहाँ पर जितना ज्यादा हमारे पार्टिकल्स हैं उतने ही ज्यादा वो वॉल से टकराएंगे, जब वॉल से टकराएंगे तो हमारा प्रेशर जनरेट होता जाएगा। लेकिन अब एक पॉइंट देखो अब आप गौर करो, मैं यहाँ पर चला देता हूँ अपनी स्टॉप वॉच, ठीक है। टेम्परेचर मैं कर देता हूँ अपना सेल्सियस के अंदर 27 सेल्सियस, तो आपको आइडिया ना ये रूम टेम्परेचर होता है ओरिजिनली। फिलहाल के लिए क्या हुआ, मैंने 60 पार्टिकल्स रिलीज किए कंटेनर के अंदर, और मेरा जो प्रेशर है ना वो फिक्स हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया 7 एटीएम, ठीक है। अब होना क्या है, जैसे ही मैं पार्टिकल्स की तादाद बढ़ाऊंगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर आपने हवा भरनी है, फुटबॉल छोड़ा गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरनी है। आपने कितनी हवा भरी है, फर्ज करो आपने ना उस गुब्बारे के अंदर ना हीलियम के 60 पार्टिकल्स इंसर्ट करा दिए, 60 पार्टिकल्स ऑफ हीलियम आपने भर दिए, मिसाल के तौर पर जस्ट, है ना। तो आपका गुब्बारा जो है ना वो ज्यादा आपको भरा भरा फील नहीं करेगा, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा जनरेट नहीं होगा। जैसे ही आप पार्टिकल्स की तादाद बढ़ाते चले जाएंगे उसमें, तो गुब्बारा आपका मजीद फूलता जाएगा। गुब्बारे का फूलना हमें यह जाहिर कर रहा है कि हमने पार्टिकल्स मजीद इंसर्ट किए हैं, और वो पार्टिकल्स गुब्बारे के की जो सरफेस है, यानी कि फर्ज करें ये डिब्बा जो है ना पूरा कंटेनर गुब्बारा है, तो गुब्बारे की जो सरफेस है ना, ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं, गुब्बारे की जो वॉल्स हैं, वहां से पार्टिकल्स हमारे टकरा रहे हैं और प्रेशर जनरेट हो रहा है। जब गुब्बारा आपको फुल फूला हुआ नजर आएगा ना, इट मींस कि आपके पार्टिकल्स जो है ना वो गुब्बारे की वॉल के साथ टकरा रहे हैं और आपका प्रेशर जो है ना वो जनरेट हाई होता जा रहा है। तो आपको ये बात समझ आ गई, जितना ज्यादा हम अगर प्रेशर जनरेट हमने करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमें ज्यादा डालने पड़ेंगे। लेकिन जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप फिक्स कर लेंगे तो प्रेशर भी आपका फिक्स हो जाएगा, प्रेशर आपका नहीं बढ़ेगा। याद रखना इस बात को, प्रेशर नहीं बढ़ा, पार्टिकल्स मैंने 60 किए हैं ना, तो प्रेशर 7 एटीएम पे फिक्स हो गया, ठीक है। यहां देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा। कब से 27 सेल्सियस पे टेम्परेचर है, ये मैं चला देता हूं अपनी स्टॉप वॉच, ठीक है। मैंने स्टॉप वॉच भी खोल दिया भाई। अब मैंने स्टॉप वॉच खोल दिया, टाइम गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, ना तो मेरा प्रेशर बढ़ रहा है ना ही मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इट मींस कि एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स आपने अगर इंसर्ट किए हैं, तो वो जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं तो हमारे पास एक फिक्स्ड किस्म का प्रेशर वो जनरेट करते हैं। यहाँ पर ना तो प्रेशर में कोई चेंज आ रहा है, ना ही हमारे पास चेंज आ रहा है किसमें,
टेम्परेचर में। मैं 1 मिनट के लिए बुक की तरफ दोबारा जा रहा हूँ, उसके बाद हम दोबारा इस सिमुलेशन की तरफ आएंगे, फिर देखेंगे कि हमारा प्रेशर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हम नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब देखते हैं बुक आगे क्या बात करती है। बुक आगे कहती है हमसे, अच्छा जी, सिंस द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज विद द टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देख के आए हो ना, मैंने अभी स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर दी थी अपनी। मैंने कहा था आप देखते जाओ कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर नहीं बढ़ रहा। अगर प्रेशर भी नहीं बढ़ रहा और हमारे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, हमारा टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा। 27 सेल्सियस टेम्परेचर देखा था ना वहां पर आपने, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना ही हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। इट मीन्स कि गैस के, अच्छा आगे बुक की बात सुन लें फिर हमारी बात करते हैं। इट इज अस्यूम्ड, अब ये समझा गया, दैट द कोलिजन बिटवीन इट्स पार्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। आप कहेंगे कि सर हम तो फिजिक्स में पढ़ के आए हैं क्लास 9 के अंदर कि जब भी कोई चीज किसी चीज के साथ टकराती है तो क्या होता है, आप कहेंगे फ्रिक्शन जनरेट होती है। तो यहां पर जब फ्रिक्शन जनरेट होगी इट मींस हमारे पास एनर्जी में कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी चीज को उठा के किसी जगह पे मारते हैं, एक बॉल आपके पास है, लेट से एक रबर की बॉल आपके पास है, आपने जमीन पे मारी उसको, ठीक है, क्या वो उतनी ही हाइट पर दोबारा वापस आएगी? नहीं आएगी। आपने एक बॉल को जमीन पे मारा तो फिर वो उसकी हाइट जो है ना थोड़ी कम हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर ठप्पा लगेगा जमीन से, फिर उसकी हाइट कम हो जाएगी, फिर ठप्पा लगेगा, हाइट कम हो जाएगी, अल्टीमेटली वो नीचे गिर जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जब बॉल जमीन पे हिट कर रही है ना तो वहां पर जमीन और बॉल के दरमियान में फ्रिक्शन जनरेट हो रही है। जब वो फ्रिक्शन जनरेट हो रही है तो हमारे पास एनर्जी को वो लूज कर रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है, अब ख्याल रहे गैस के मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम बात करेंगे तो हमारे गैस के पार्टिकल्स जो कि कंटेनर से मुसलसल टकराए जा रहे हैं तो ये कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब ये फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर रहे हैं इट मींस फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रही तो हमारे पास हीट एनर्जी भी लूज नहीं हो रही। कोई एनर्जी लूज हो रही है? नहीं हो रही। जब एनर्जी भी लूज नहीं हो रही तो अल्टीमेटली हमारा प्रेशर भी डिक्रीज नहीं कर रहा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट उसी बिना पर होगा जब हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लूज नहीं करेगी। यहां पर आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लूज कर रही है, यहां पर तो नहीं कर रही, यहां पर नहीं करी। हमें कैसे पता लगा? हमें इसलिए पता लगा कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर उस वक्त से देखो 438 पिको सेकंड्स गुजर चुके हैं। आप गौर करो, सेकंड्स एक्चुअली, पिको सेकंड गलत लिखा हुआ है, इतने सेकंड्स हो चुके हैं अभी फिलहाल में। आप ये गौर करो कि जब हमारे मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ तो क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रही, जो कि रियल लाइफ में होती है। ठीक है, बॉल की एग्जांपल दी थी ना मैंने आपको, रियल लाइफ में होती है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे ये बिल्कुल नहीं होती। जब ये नहीं होती हमें कैसे पता लगा कि फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रही है? हमें इसलिए पता लगा कि हमारे पास प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। जब प्रेशर डिक्रीज करना शुरू करेगा ना, अगर करना शुरू करे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, अगर डिक्रीज करना शुरू करेगा तो हम ये फौरन समझ जाएंगे कि हमारे जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा रहे हैं, जिसकी बिना पर ना फ्रिक्शन जनरेट हो रही है। फ्रिक्शन जनरेट होने की बिना पर हमारी हीट एनर्जी कुछ लूज हो रही है। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ गैसेस पर यह काम नहीं होता। बहुत डिस्कस कर लिया मैंने, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये समझ ना आया हो। आगे चलते हैं, अगली लाइन देखो, the attractive forces between the particles of a gas are assumed as negligible since the particles are wildly apart at low pressure। यहां पर अगर हम देखें अभी फिलहाल हमारे पास प्रेशर, लो प्रेशर के लिए बात को छोड़ दो, प्रेशर फिलहाल यहाँ पर 7 ATM है तो हमने लो ही रखा हुआ है। ठीक है, इतना कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है ये। अब वो कह रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हों? आप कहेंगे सर बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, तो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जी हाँ, ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इन मॉलिक्यूल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा है इट मींस कि उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखने हैं वो भी बहुत कम है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड के गैस में, देखो अगर हम बात करते हैं सॉलिड में, तो सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी आपने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स तो फ्रीली मूव कर रहे हैं इधर उधर अपनी मर्जी से। अच्छा जी, अगली लाइन में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल। अब ये देखो, ये केल्विन स्केल क्या होता है? क्लास 9 के अंदर फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर को मेजर करने के 3 यूनिट्स होते हैं। एक केल्विन होता है, केल्विन में भी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है सेल्सियस, उसमें भी कर सकते हैं, और एक होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट। याद है ना आपको, क्लास 9 फिजिक्स में पढ़ा था आपने ये। तो बस ये केल्विन स्केल से परेशान नहीं होना, हम टेम्परेचर मेजर करने का पैमाना बता रहा है जस्ट हमें ये। अभी लाइन क्या कह रही है, यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया और वो कहता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी है
एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ऐसे समझाता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब ये क्या बात होगी है सर? देखो जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है, ये कहां से कॉन्सेप्ट आ गया एकदम। काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। क्या गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं मुसलसल? क्या वो गैस पार्टिकल मोशन में है? आप कहेंगे यस सर, हमने बार बार देख लिया सिमुलेशंस के ऊपर कि गैस पार्टिकल जो है ना रैंडमली मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। सॉलिड की तरह वो फिक्स नहीं है, वो बल्कि मूव करते जा रहे हैं, वो ऐसे ही हो रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी होती ही है कि कोई जब पार्टिकल मूवमेंट में है, मोशन में है, तो उसकी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब पार्टिकल्स जैसे जैसे ज्यादा मूव करते जाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। यहां तक बात क्लियर हो गई ना? काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी जो कि पार्टिकल्स के मूव करने से पैदा होती है। अब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से किस तरह है, ये अब हमने बात समझनी है। अब वो कहना ये चाह रहा है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे ना तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। जब हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो हमारे जो गैस पार्टिकल की जो मूवमेंट है, मोशन है, वो भी इंक्रीज करती जाएगी। गैस पार्टिकल्स पहले चल रहे थे ना अपनी रफ्तार में, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, हमें कैसे पता लगा? हमें उस तरह पता लगा कि हमने देखा कि हमारे पार्टिकल्स की जो मोशन है, मूवमेंट है, वो भी इंक्रीज हो रही है। आ रही है बात समझ? अब इसी को हम सिमुलेशन में प्रूव करते हैं। चलते हैं भैया हम अपनी सिमुलेशन की तरफ। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें, हमारे गैस पार्टिकल्स जो है ना वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। आपसे मैं पूछूं क्या इन पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है? आप कहेंगे सर एब्सोल्युटली, बिल्कुल है, काइनेटिक एनर्जी है और इसलिए तो ये मूव कर रहे हैं। जब काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो ये इट मींस कि ये मोशन में है। ठीक है, उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे। इन पार्टिकल्स की रफ्तार मैंने अगर बढ़ानी है, इन पार्टिकल्स की मूवमेंट मैंने बढ़ानी है, अल्टीमेटली इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैंने अगर बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा। ऐसे ही करूंगा ना। अब मैं आपके सामने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, किस में? केल्विन स्केल पे। दिखाओ ना, यहाँ लिखा हुआ है केल्विन, के फॉर केल्विन। केल्विन स्केल पे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, जिसकी बिना पर होगा ये पार्टिकल्स की मूवमेंट और तेज होगी। अच्छा, अब आपका सवाल है कि सर हम पार्टिकल्स की मूवमेंट अगर ऑब्जर्व ना कर पाए, ठीक है, हम नहीं देख पाएंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज हुई है जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है? तो मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा कि फिलहाल हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बात समझी थी कि जब हमारे ये जो पार्टिकल्स हैं, ये वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स वॉल ऑफ कंटेनर से जब ये टकरा रहे हैं तो हमारा प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये प्रेशर 7 atm जनरेट क्यों हुआ है? ये उसी वजह से हुआ है ना कि जब पार्टिकल्स वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं। अब मैं आपको ये कहूंगा कि जब पार्टिकल्स ज्यादा जोर से वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे तो हमारा प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होगा। अब अगला सवाल है कि पार्टिकल जोर से किस तरह टकराएंगे वॉल ऑफ कंटेनर से? मैं कहूंगा कि जब मैं पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज कर दूंगा, पार्टिकल की मोशन तेज कर दूंगा। और पार्टिकल की मोशन तेज करने से मुराद क्या है कि मैं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तेज कर दूंगा। अब आपका सवाल है कि सर आप काइनेटिक एनर्जी कैसे तेज करेंगे? तो मैं यही कहूंगा कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा। बन गया रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपके पार्टिकल ज्यादा जोर से, ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे। जब आपके पार्टिकल ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो अल्टीमेटली वो ज्यादा जोर से वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे। आप जितना जोर से वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे उतना ही ज्यादा हमारा प्रेशर जनरेट होगा। ये सारी सिमेट्री अब आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल ज्यादा जोर से कंटेनर से टकराएंगे। जब ज्यादा जोर से कंटेनर से टकराएंगे तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये लॉजिक पड़ गई है हीट इस पे। अब ये हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है, जब जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल नोट कर रहे हो, ये भी इंक्रीज हो रही है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वो ज्यादा जोर से मूव कर रहे हैं। जब ज्यादा जोर से मूव कर रहे हैं तो वो ज्यादा जोर से वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं। अब जितना जोर से वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं उतना ही ज्यादा हमारा प्रेशर भी जनरेट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये बातें भी समझ आ गई होंगी। चलते हैं दोबारा बुक की तरफ। क्या बात है, मजा आ गया कॉन्सेप्ट पढ़ाने का आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा सुनने का। बहुत लंबा लेक्चर होगा लेकिन कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ये। अभी से इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना लोगे ना तो आप एक अपने आप को एक नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे शो कराओगे दुनिया के सामने। कहीं पर बैठे होगे तो आपका नॉलेज छलकना चाहिए, पता लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा इंसान बैठा है।
ठीक है, चलते हैं आप आगे। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी द पार्टिकल इन अ लिक्विड और गैस वाली कहानी खत्म हो गई अब, ठीक है, अब लिक्विड की तरफ चलते हैं। The particles in a liquid are quite close to one another. They are also moving in all possible direction. As a result, the particle of a liquid do not have fixed position and the shape. बिल्कुल स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको इस डायग्राम के रेफरेंस से, कहाँ गई है वो डायग्राम, हाँ ये डायग्राम, इस डायग्राम के रेफरेंस से समझा के आ चुका हूँ कि जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है ना वो अपने कंटेनर के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो गैस की तरह फ्रीली मूव तो नहीं करते, लेकिन जिस तरह का कंटेनर होगा उसकी तरह आपको अपने आप को अरेंज कर लेंगे, वो स्लाइड कर लेते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर आप एक खुले से प्याले के अंदर पानी भरें उतना ही पानी तो वो अपने आप को प्याले के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को एक लंबे से गिलास में अरेंज करना चाहें, किसी बीकर में अरेंज करना चाहें, तो वो लंबे से गिलास की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेगा। तो यही तो बातें सब लिखी है उसने यहाँ पर। अच्छा जी, अगली लाइन में कहता है कि ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होती हैं कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के आपस के दरमियान में जिस फोर्स ने, जिस कुव्वत ने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखा है ना, उसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, तो हम कहते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो करीब करीब होते हैं, और इनके स्टार्टिंग में बताया भी था मैंने, और उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होती है ना वो स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था ना कि जितना करीब हमारे पास मॉलिक्यूल्स टाइटली अरेंज होंगे ना, उतना ही ज्यादा इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर आप कह लें इंटर पार्टिकल फोर्सेस बोल रहे हैं आप, ठीक है, वो स्ट्रांग होती हैं। लिक्विड के केस में सॉलिड की तरह फिक्स तो नहीं होते, थोड़ा थोड़ा फासला तो होता है मॉलिक्यूल्स में, लेकिन फिर भी जो है ना उनके दरमियान में इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अगर गैसेस की मिसाल है, गैस के तो पार्टिकल ही बहुत दूर दूर हैं, इनके दरमियान में इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या हुई, आप कहेंगे सर वेरी वीक हुई है। ठीक है, क्योंकि ये सब दूर दूर हैं, जितना दूर होगा उतनी पार्टिकल्स की जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है ना वो वीक होंगी। हाउएवर लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इट कीप्स इट लेवल एज वेल। लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इस बात को समझो, देखो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ना लिक्विड के, वो आपस में सब करीब करीब होते हैं। ठीक है, तो वो अपना वो वॉल्यूम जो है ना वो अपना फिक्स रखती है, यानी कि अपनी मिकदार जो है ना वो फिक्स रखती है, और अपना लेवल भी बरकरार रखती है वो। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक गिलास के अंदर, ठीक है ये देखो यहाँ पर, अगर मैंने एक गिलास के अंदर मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूँ, किसके, लिक्विड के, लिक्विड मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूँ, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना एक बॉटम पे जाके, एक सतह पे जाके ना अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अपना लेवल जो है वो फिक्स रखते हैं। होगी बात क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर होगी, इतना कोई कॉन्सेप्ट हैवी है नहीं यहाँ पर, बस ये बता रहा है कि ना लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है ना वो गैसेस के बरक्स होते हैं, और उनके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो तकरीबन आपस में पास पास होते हैं, उनके दरमियान में इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस में वीक होती हैं, इसमें स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से वो अपना लेवल बरकरार रखती हैं और अपना वॉल्यूम भी बरकरार रखती हैं। बस ये बात कर रहा है वो। इन लिक्विड द पार्टिकल शोज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब ये थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है, एक मिनट के लिए आप ब्रेक लगा लो। ये जो थिंग्स टू नो है ना यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको और इस लाइन को मैं इकट्ठा करके पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गैस एंड लिक्विड शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट साइमल्टेनियसली, नेम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। अब हमारे पास तीन तरह की जो मोशंस होती है ना, एक ट्रांसलेशनल मोशन है, एक रोटेशनल मोशन है, और एक वाइब्रेशनल मोशन है। तो कहता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम तीनों तरह की मोशन शो कर रहे होते हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हम देख रहे थे फ्रीली मूव कर रहे हैं, उधर उधर भाग फिर रहे हैं। इनके दरमियान में अगर हम बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ऑब्जर्व करें तो इनके अंदर तीन तरह की मोशंस होती हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में भी यही होती है और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी यही होती हैं। और वो तीन कौन सी हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल है। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह की होती है। यहाँ देखो, ट्रांसलेशनल मोशन होती है कि मॉलिक्यूल्स एक ही सिमत में, एक ही डायरेक्शन में जो है ना मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ इस तरह मूव कर रहा है, यहाँ पर इस तरह मूव कर रहा है, यहाँ पर ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, जिस तरह मर्जी आप ले लें इसको, एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन में सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन होती है कि हमारे जो पार्टिकल्स है ना वो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो घूम फिर रहे हैं। ठीक है, इस तरह घूम रहे हैं, इस तरह ये घूम रहे हैं। रोटेशनल आइडिया हो जाएगा आपको, घूम रहे हैं। वाइब्रेशनल मोशन होती है कि एक ही जगह पे खड़े होकर ना अपने आप को वाइब्रेट करा रहे हैं। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में सॉलिड के बारे में दिखाया था आपको। अगर मैं चलता हूँ मैं अपनी सिमुलेशंस की तरफ, किधर गई है, यहाँ पर है, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ इधर, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि सॉलिड के केस में क्या होता है, ये पार्टिकल सारे आप एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि लिक्विड और गैस के केस में वो वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, साथ साथ वो रोटेट भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ वो ट्रांसलेशनल मोशन भी शो कर रहे होते हैं, एक ही तरफ घूम फिर भी रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में वो सारे मॉलिक्यूल्स आ जा भी रहे होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन तो हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बच्चों। किस तरह कर सकते हैं, एक कंटेनर के अंदर अगर आपने मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड डाले हैं तो वो क्या करेंगे, वो अगर आपने कंटेनर को उल्टा दिया है, ठीक है, टेढ़ा कर दिया है, तो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरफ स्लाइड होना शुरू कर देंगे। ऐसे ही करेंगे ना, तो ट्रांसलेशनल मोशन आपको इस तरह आइडिया भी हो जाएगा।
तो ठीक है ये बात यहाँ पर, तो ये थिंग्स टू नो भी कवर होगी बात। अब आखिरी बात करते हैं सॉलिड की, भी हम समझ के आज भी चुके हैं स्टार्टिंग में। सॉलिड सब्सटेंस में कंसिस्ट ऑफ आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सॉलिड सब्सटेंस जो है ना वो आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि आयंस भी सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। According to the kinetic particle theory, the interparticle forces of the solid substance are so strong that they can keep their particles arranged in a fixed position. अब बस वही वही बात होगी है जो मैं स्टार्टिंग में करता रहा था, बार बार कर रहा हूँ मैं, कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेज हैं जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखा हुआ है, तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इसी वजह से जो है ना उनकी पोजीशन भी फिक्स्ड होती है, एक ही जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। दिस पार्टिकल पोजेस वाइब्रेशनल मोशन ओनली। अभी अभी मैं दिखा के आ चुका हूँ आपको, ठीक है, कि सॉलिड पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होकर टिक के बैठे रहते हैं और वाइब्रेट कर रहे होते हैं बस, ठीक है, मूवमेंट नहीं करते किसी भी तरह की। These restricted movements force solid substance to have a fixed shape and a fixed volume। तो कहता है कि यही जो हमारे पास फिक्स्ड जो स्ट्रक्चर है ना सॉलिड का, इसी की बुनियाद पर हमारे पास एक फिक्स शेप होती है सॉलिड की, ठीक है, सॉलिड की फिक्स शेप होती है और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड के केस में क्या शेप फिक्स्ड होती है? आप कहेंगे सर नहीं होती, लिक्विड अपने आप को ढाल लेता है, लिक्विड अपनी शेप चेंज कर लेता है कि जिस कंटेनर के अंदर वो होगा, ठीक है, अपने कंटेनर के हिसाब से वो अपने आप की शेप चेंज कर लेता है। प्याले में होगा तो लिक्विड की शेप कुछ और होगी, या गिलास में होगा लिक्विड की शेप कुछ और होगी, ठीक है, लेकिन सॉलिड में ये होता है कि उसके सारे पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए उसकी शेप भी फिक्स्ड होती है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। इसके साथ साथ ही हम ये लेक्चर करते हैं खत्म। बहुत लंबा तरीन इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मेरे साथ बहुत मजा आया होगा, मुझे पढ़ाने का बहुत मजा आया, ठीक है। अब ये टॉपिक है ना 14.1, ये सिर्फ इन 3 लाइनों में, इन 3 लाइनों के लिए मैंने आपके लिए सेपरेट लेक्चर तैयार किया है बहुत डिटेल से। अब आप खुद समझ लो कि मेरा पढ़ाने का लेवल कितना डेप्थ है। अगर आप भी समझ लेना चाहते हैं, इतनी अच्छी केमिस्ट्री करना चाहते हैं जितनी अच्छी आई थिंक मेरी है, तो आपको मेरे लेक्चर सुनने पड़ेंगे। तो मैंने ये नॉलेज इकट्ठा करने के लिए बहुत टाइम लगाया है, ठीक है, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है, सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं ना वो सारा का सारा नॉलेज जो है ना उन तक ट्रांसफर कर दूँ, ताकि जब वो मेरी एज को पहुंचे, ठीक है, तो उनके पास मुझसे कई ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है। अब इसके साथ हम लेक्चर को करते हैं खत्म। अपना ख्याल रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का लिंक, वहां पर जाके आप क्लास 10 केमिस्ट्री के फुल लेक्चर्स आप जाके देख सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।